मित्रों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का नाम पूरा भारत भूमि सुधार, हदबंदी कानून को लागू करना, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में पूरा देश उन्हें स्मरण करता है। यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि चौधरी साहब का सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को एक लंबे समय तक प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर भूमि सुधार संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी, शासन की शुचिता और पारदर्शिता संबंधी जो कदम उन्होंने उठाए थे, उसकी गूंज आज भी हमारे गांवों में किसानों से और समाज के प्रत्येक तबके से सुनने और देखने को मिलती है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में, गृह और वित्त जैसे मंत्रालयों का दायित्व भी चौधरी साहब ने निर्वहन किया। चौधरी साहब 29 मई 1987 को अपने नश्वर काया से मुक्त होकर वे दिवंगत हुए। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं, यह युगांतरकारी साबित हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर चौधरी साहब की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन सेना का क्रेडिट सेना को ही दिया गया और उसका पब्लिसिटी नहीं करी गई। इन्होंने तो एक झूठा मोटा सर्जिकल कर दिया था। 6 सर्जिकल स्ट्राइक किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, लेकिन बात बाहर आई नहीं। होना यही चाहिए कि इलाज भी हो जाए और उसका पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात है कि शशि थरूर जी गए हैं या डेलीगेशन जो गया है पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, कांग्रेस का इतिहास मिटाने के लिए नहीं किसी को इजाजत दी जा सकती है कि जाकर के वहां से कहना कि मोदी जी के पहले कोई इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं किया, एलओसी नहीं क्रॉस किया। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मानसिक बेईमानी है। तो और दूसरी बात कि जो किरण रिजिजू जी ने जो एक्स पर पोस्ट किया है और जो अटैच किया है, वो हमने जो बोला वो वाला अटैच नहीं किया है कि ये बताएं कि इंटरनेशनल बाउंड्री एलओसी क्या पहले नहीं क्रॉस किया गया था। तो इनके लिए देश का हित पैरामाउंट नहीं है, कांग्रेस के लिए है। आप विदेश की धरती से भी कांग्रेस की आलोचना करेंगे?
विदेश की धरती से आप अपने देश की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस के पीछे पड़े रहेंगे आप। तो कांग्रेस अपने बचत में अपना पक्ष भी नहीं रखे, और पक्ष रखने के लिए देश हित कहाँ से आ जाता? देश से तो इनको कोई लेना देना नहीं है। विदेश की धरती से भी ये अपनी बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, देश के लिए नहीं गए हैं, देश के लिए डेलीगेशन नहीं भेजा इन्होंने। बिल्कुल गलत कहा है उन्होंने। भारत एनपीटी पर दस्तखत नहीं किया, भारत कभी दबाव में नहीं आया। लेकिन कल जो अमेरिका के कोर्ट में हुआ है, मोदी जी जवाब देंगे? कोई जवाब देगा? यानी ट्रंप की टीम ने श्री जयशंकर का जो बयान था उसका खंडन किया है, और कि फिर से कहा है कि ट्रंप ने धमकी दिया पाकिस्तान और भारत को कि व्यापार बंद कर देंगे। उस आधार पर सीज फायर हुआ है। उसका जवाब ट्रंप से बड़े हैं मोदी जी। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। एक बार मोदी जी अपने मुंह से कहें कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार मोदी जी हिम्मत है तो बोलें कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराई है। यहीं पर टेलीविजन के सामने शेर बनते हैं, वहां ये चूहे बन जाते हैं। चाइना के सामने चूहा बन जाते हैं, अमेरिका के सामने चूहा बन जाते हैं। ध्यान में सभी जो प्राणी हैं, सभी वन्यजीव जो हैं अभी स्वस्थ हैं, सामान्य रूप से अपना आहार और पानी ग्रहण कर रहे हैं। उनको जो भी बर्ड फ्लू के चलते इम्यूनिटी बूस्टर और मल्टीविटामिन दवाई दी जा रही है वो भी ले रहे हैं, और इसी से नतीजा है कि वो स्वस्थ हैं और किसी तरह का बर्ड फ्लू का लक्षण 8 तारीख के बाद में किसी जानवर में नहीं दिखा है। जो 5 जानवर हमारे और पक्षी पॉजिटिव आए थे, एक वल्चर था, एक कॉकाटेल था, 2 तेंदुए के शावक थे और एक बाघिन थी, वो भी स्वस्थ हैं। लगभग 12 से 13 दिन हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि वो भी स्वस्थ, मतलब उनमें नेगेटिव आएगा। अभी 2 दिन पहले सैंपलिंग करके भेजा गया है, उसका भी जो रिजल्ट आना है उसका हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले 2 जानवर जो हमारे थे, जिसमें एक बाघिन थी और एक लेपर्ड था, उसकी मृत्यु हुई थी बर्ड फ्लू से। उसके बाद जो है सभी जानवर हमारे स्वस्थ हैं और किसी में भी कोई लक्षण अभी तक नहीं दिखा। सर, कौवे को लेकर क्या स्थिति है? कौवे भी जो है मिल रहे हैं अभी? देखिए, कौवे से संक्रमण ये आया है, इसकी पुष्टि लगभग हो रही है, क्योंकि कौवे की जो मृत्यु है लगातार चिड़ियाघर में भी पाई गई है। लगभग 7 से 8 कौवे मृत मिले थे, जिसकी रिपोर्ट भी हमने भेजी है। साथ ही साथ आसपास भी कुछ इलाकों में भी कौवे की मृत होने की सूचना आई है। चिड़ियाघर में हम लोगों ने इसकी रोकथाम हेतु कौवा हमारे चिड़ियाघर में बाड़ों में ना बैठे या पानी को दूषित ना करें, इसलिए हम लोगों ने जो भी पानी के सोर्स थे, हमारे पॉन्ड थे, उनको ऊपर से ढकवा दिया गया है। साथ ही साथ कौवों को उड़ाने की और भगाने की व्यवस्था हमारी टीम बनाकर हमारे प्राणी उद्यान में हम लोग कर रहे हैं। तो कौवों से संक्रमण का जो खतरा फैला है उस पर निजात पाने के लिए हम चिड़ियाघर प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। सर, चिड़ियाघर कब तक खोल दिया जाएगा, क्या लगता है? देखिए, अभी जो 2 दिन पहले हमने सैंपलिंग लगभग 30 से ऊपर के सैंपल भेजे हैं, और यदि वो सभी नेगेटिव आ जाते हैं तो अगले 7 दिन बाद पुनः हम लोग एक सैंपल भेजेंगे। लगभग 30-40 सैंपल भेजे जाएंगे और उसके नेगेटिव आने के बाद ही इसको खोलने जाने का फैसला लिया जाएगा। अभी कब तक बंद किया गया? अभी अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, 3 तारीख तक बंद। मेरा नाम जीवन है। कुल्लू जिला का शर्ची गांव है। इसमें अभी ताजा बर्फबारी, जो ऊंची पहाड़ियों में ताजा बर्फबारी होने के कारण टेम्परेचर थोड़ा सा गिर गया है। शर्ची गांव में 10,000 फीट के लगभग की ऊंचाई पर है। यहाँ ताजा बर्फबारी के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। निचले क्षेत्रों में जो गर्मी से बढ़ रही थी, यहाँ मौसम अनुकूल ही रहता है थोड़ा सा। ये टूरिज्म से संबंधित क्षेत्र है यहाँ, इसलिए लोग यहाँ ज्यादा आना पसंद करते हैं। और यहाँ का एनवायरनमेंट और टेम्परेचर काफी अच्छा है। देखिए, महत्व इसका यही है कि 23 मई 2025 को न्यूयॉर्क स्थित कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो यूएस कांग्रेस ने स्थापित की थी 1980 में कानून द्वारा, उसमें अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दायर किया है कोर्ट के अंदर। कोर्ट में उन्होंने ये बयान दिया है, और कोर्ट में बयान देना एक उसका अलग और विशेष महत्व रखता है। उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये युद्ध विराम करवाया, और ये युद्ध विराम इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के सामने और पाकिस्तान के सामने
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गाजर जो है, ट्रेड टैरिफ का मामला उठाया कि उन्होंने ये हमें बहकाया कि जो आप निर्यात करते हैं अमेरिका को, भारत और पाकिस्तान, उन निर्यात पर हम कर घटाएंगे। यही तो माने हैं कि लुभाने का माने तो यही है। तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 3 देशों में, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में और कतर में 11 दिन में 8 बार कहा है कि मेरे वजह से ये युद्ध विराम हुआ है और मैंने टैरिफ का जो इस्तेमाल किया है, और दोनों देशों को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा अगर आप युद्ध विराम करवाओगे। हमारे प्रधानमंत्री तो टैरिफ सुनना नहीं चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं, और वो राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ टैरिफ की बात करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ की अपेक्षा करते हैं। तो इस पर तो वो चुप हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। हमने बार बार उनसे पूछा है कि राष्ट्रपति ट्रंप 3 देशों में 8 दिन में 11 बार, उन्होंने 8 बार 11 दिनों में उन्होंने कहा है कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ है, टैरिफ की वजह से हुआ है। मैंने बहकाया है इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले को लेकर, और मैंने इनको कहा है कि जो निर्यात करते हैं उस पर हम कर घटाएंगे। यही तो माने हैं। अभी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक कोर्ट के सामने, अदालत के सामने जाके कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से ये युद्ध विराम हुआ है। तो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, मार्को रूबियो विदेश मंत्री कहते हैं, ऊपर राष्ट्रपति जो हैं जेडी वैंस कहते हैं, अभी हावर्ड लुटनिक ने कहा है। पर इस पर तो हमारे विदेश मंत्री चुप हैं, हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल चुप हैं। तो हम प्रधानमंत्री से तो यही सवाल पूछ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जो आपके अच्छे दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, लंबे दोस्ती रही है, हाउडी ट्रंप हाउडी मोदी हुआ है ह्यूस्टन में, नमस्ते ट्रंप हुआ है अहमदाबाद में, आपके संबंध अच्छे हैं। आप क्यों नहीं कहते, आप क्यों नहीं बोलते कुछ? जो बार बार कह रहे हैं कि मेरे वजह से ये युद्ध विराम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को मैंने ही रुकवाया। मुझे भारत के उपनिषदों के वे मंत्र स्मरण हो पाए जिसमें हमारा ऋषि हमें इस बात के लिए आह्वान करता है कि आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान की धारा जहां कहीं से भी आए उसका स्वागत होना चाहिए। और हमारे देश का नाम भारत इसीलिए पड़ा, भारत का मतलब भा में रथ, यानी ज्ञान में रथ, इसीलिए भारत है। और इस अवसर पर भारत की एजुकेशन के अंतर्राष्ट्रीयकरण के नए अभियान को हम उत्तर प्रदेश से प्रारंभ कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों में से प्रमुख है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन और मोनाश यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए आप सभी प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं और इस एमओयू के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी, यानी 250 मिलियन पॉपुलेशन इस राज्य के अंदर भारत की निवास करती है। हमारे पास राज्य के अंदर 22 राज्य के विश्वविद्यालय हैं। केंद्र सरकार के द्वारा वाराणसी में बीएचयू, लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय और अलीगढ़ में एएमयू का संचालन भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। 2 आईआईटी कानपुर और वाराणसी में, आईएम लखनऊ में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पास 5 कृषि विश्वविद्यालय, 3 मेडिकल विश्वविद्यालय, 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 1 मेडिकल विश्वविद्यालय,
एक आयुष विश्वविद्यालय के साथ ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पास एक ओपन यूनिवर्सिटी भी है और निजी क्षेत्र में भी 47 विश्वविद्यालय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने पहले से ही अपना एमओयू भी किया है और उनके साथ हमारे प्रदेश की हायर एजुकेशन से जुड़े हुए तमाम प्रोग्राम हम पहले से संचालित कर रहे हैं। और आज मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ जो एमओयू हमारा साइन हुआ है, जिसमें यहां के छात्रों को वहां पर ले जाने की व्यवस्था या वहां के छात्रों का यहां पे आना, शिक्षकों के भी आदान प्रदान की व्यवस्था, कैपेसिटी बिल्डिंग और नए कोर्सेज के लिए मॉडर्न एज कोर्सेज के बारे में, या बहुत सारे ऐसे माध्यम हो सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने में सहायक हो सकते हैं। उस दिशा में आज ये एमओयू उत्तर प्रदेश की शिक्षा को उस स्तर पर आगे बढ़ाने में सहायक होगा जो किसी कालखंड में भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, तो आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वह दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग, आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। साथियों, आपको जानकर यह खुशी होगी कि रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अभी 2 दिन पहले एमका प्रोजेक्ट को, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाने का प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने की एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही डिसाइसिव डिसीजन लिया गया है, जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इस देश में एरोस्पेस सेक्टर को एक डेप्थ और एक नई हाइट प्रदान करेगा। एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में सीरीज प्रोडक्शन होगा। यह निर्णय मेक इन इंडिया प्रोग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट में पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी
पार्टिसिपेट करने का उसे मौका मिलेगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश की जनता ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, समझा और उसे महसूस किया है। आज यह साबित हो चुका है कि मेक इन इंडिया भारत की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, भारत की नेशनल सिक्योरिटी में मेक इन इंडिया एक इसेंशियल कंपोनेंट है। यदि हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक, पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। साथियों, आतंकवाद का कारोबार चलाना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, तो आतंकवाद का कारोबार चलाना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। पाक को कुछ संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? उसे संदेश नहीं दूंगा। गुरुजी, जैसे आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना तो देना चाहिए, उचित सबक हो, तब नक्शे से मिट जाएगा। अब चल नहीं दी। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा लेकर सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। बस जो हमारे थल सेनाध्यक्ष जनरल श्री उपेंद्र द्विवेदी यहाँ पर सुबह आए थे और उन्होंने सदगुरु नेतृत्व का सलय का भ्रमण किया, और वो पहले भी यहाँ पर आ चुके थे और उनको इसकी जब उनको जर्नी मालूम थी और उन्होंने जो प्रगति देखी है उससे वो बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने जो एक हमारी सिमुलेटर मशीन बोली जाती है, जो डॉक्टर जो ट्रेनिंग लेते हैं तो वो मशीन में पहले सीखते हैं, उसके बाद जब सीख लेते हैं उसके बाद पेशेंटों के ऊपर सीखते हैं। वो मशीन बहुत यहाँ पे अगर यदि मैं कहूँ कि भारतवर्ष में तो कुछ ही मशीन होगी 4-5, लेकिन मध्य प्रदेश में ये पहली मशीन है। उस मशीन का लोकार्पण भी उन्होंने किया और उन्होंने पूरी ऑपरेशन थिएटर यहाँ की कार्यविधि देखकर और उनको आश्चर्य होता कि 1,65,000 ऑपरेशन प्रतिवर्ष हो रहा है, 140 विजन सेंटर हैं, 140 आई सर्जन हैं, तो उससे सबसे बहुत प्रभावित हुए। और उसके बाद एक हम लोगों ने तय किया कि हम लोग सदगुरु सेवा सेंटर के माध्यम से जो हमारी सेवा के जवानों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने। आज हम लोग अपने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की विजिट पे आए और यहाँ पे 3 नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। एक मेडिकल जेनेटिक्स विभाग, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जिनके जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनकी पैदा होते ही जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। लाखों माँ बाप अपने न्यूबॉर्न बेबी को, नवजात शिशु को हाथों में लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, अस्पतालों के धक्के खाते हैं कि कैसे मेरा ये बच्चा जिसको मैंने मन्नतों से मांगा इसकी जान बच जाए, और किसी के पास कोई समाधान नहीं होता था। अब मुझे कहते हुए ये हर्ष है कि यहाँ लोकनायक अस्पताल में
हमने मेडिकल जेनेटिक विभाग का आज उद्घाटन किया, जो कि पूरे देश में 4th और दिल्ली राज्य में पहला ऐसा सेंटर है जिसके माध्यम से वो बच्चे जो पैदा होने के साथ कई बीमारियों को अपने जेनेटिक्स में लेके पैदा हुए हैं, उनका इलाज संभव हो पाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था जी कि हर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ इस तरीके का मेडिकल जेनेटिक विभाग जरूर होना चाहिए, जिससे लोगों को ऐसी असंभव इलाज दिखाने वाली बीमारियों को भी इलाज मिल सके। और मुझे बड़ा हर्ष है कि दुर्लभ बीमारियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से आज यहाँ ये विभाग हमारा न केवल बच्चों में जो जन्म से बीमारियां हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनका इलाज कर पाएंगे, बल्कि एक बूंद खून के माध्यम से उनके जेनेटिक्स में जितना भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सर्च कर पाएंगे। उनके एक बूंद खून के माध्यम से इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनें यहाँ पे अब उपलब्ध है कि उनका डीएनए से लेकर के हर चीज यहाँ संभव है। इस विभाग ने वो मशीनें भी अपने पास खरीदी हैं जिसके माध्यम से बाल हो, कोई आपका सलाइवा हो, या छोटे से भी शरीर के पसीने, थूक, किसी चीज से हम कह सकते हैं जिसके माध्यम से आपका डीएनए सर्च हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो एक विभाग आज जिसका हमने उद्घाटन किया, नेट टेस्टिंग, जो न्यूक्लियोसाइड एसिड टेस्टिंग है, जिसमें आज हम ब्लड डोनेशन इतने मास स्केल पे चलता है। लोगों को जीवन बचाने के लिए जब ब्लड यूनिट की जरूरत होती है और उसको किसी टेस्टिंग लैब में भेजा जाए कि डोनर के ब्लड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसको जांचने के लिए अभी तक 45 दिन का समय लगता था। पहली बार दिल्ली में इन हाईटेक मशीनों को खरीदा गया, जिसके माध्यम से विद इन 2 डेज आप उस खून के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी को जांच सकेंगे और उसको क्लियर पाया जाने पे जिसका जीवन बचाने के लिए खून देना है तो खून दिया जा सकेगा। इसी तरीके से एक और यूनिट जिसका आज हमने उद्घाटन किया है, स्तनपान प्रबंधन इकाई यानी लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट। ऐसे बहुत सारे बच्चे शहर में जन्म लेते हैं जो कि प्री मैच्योर होते हैं, उनकी माँ इस हालत में नहीं होती कि उनको माँ का दूध मिल सके। ऐसे में जो माँ अपना दूध दूसरे बच्चे को दे पाने की स्थिति में है, उन सबका एक जिसे कहे मिल्क यूनिट बना करके, एक मिल्क बैंक बना करके उन बच्चों को जिनकी माँ उन्हें दूध नहीं दे पा रही, उन बच्चों को भी अब दूध देना संभव होगा। और हम सब जानते हैं कि माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए कितना आवश्यक है।